नमस्कार दोस्तों, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यानी उसकी सीटें 100 से कम रहेंगी। इसके पहले उन्होंने 22 दिसंबर 2020 को भी यही बात कही थी, ट्वीट करके कही थी। आज उन्होंने कहा है कि लोग उनका वो ट्वीट निकाल कर रख लें और 2 मई को जब पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आएंगे तो वो उससे मिलान करके देख लें, और अगर बीजेपी की सीटें 100 या 100 के पार जाती हैं तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर को ये बात दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी। उस समय जब उन्होंने 22 दिसंबर को ये बात कही थी तो उस समय उन पर दबाव था जबरदस्त, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से कई नेता छोड़कर बीजेपी को जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि उनकी नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर से है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से पार्टी का चुनाव अभियान चला रहे हैं, चुनाव अभियान संभाल रहे हैं, वो उनको रास नहीं आ रहा है। उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है और चुनाव अभियान का जिस ढंग से संचालन प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसमें उनको अंडरमाइन किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बताया लोगों ने कि प्रशांत किशोर ने आते ही सबको फोन पकड़ा दीजिए कि आप बताइए कि आपने क्या क्या काम किए हैं, आपके कंस्टिट्यूंसी में कौन कौन लोगों से आप कब कब मिलते हैं, कौन से खास लोग हैं, कौन से आपके मददगार हैं। तमाम तरह की जानकारियां उनसे इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। ये भी माना जाता है कि चूंकि प्रशांत किशोर के बारे में ये धारणा बन गई कि वही बताएंगे कि किन की टिकट कटनी है, क्योंकि जमीनी स्तर की जानकारी वो इकट्ठी करेंगे और हाईकमान को देंगे, ममता बनर्जी को, और फिर उसके आधार पर तय होगा कि कौन से विधायक चुनाव लड़ पाएंगे और किसका पत्ता साफ होगा। तो उस वजह से भी बहुत सारे विधायकों में एक असंतोष पनप रहा था और उसके मद्देनजर प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट कर दिया था कि बीजेपी के बारे में जो ये हवा बनाई जा रही है कि वो 200 सीटें लाएगी, तो मैं ये कहता हूं कि वो 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी। तो उसका एक मकसद था उस समय ये बताना कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है और सरकार तो ममता बनर्जी की ही बनेगी, इसलिए आप यहां से छोड़कर मत जाइए। और अपने प्रति जो नाराजगी लोगों में दिख रही थी उसको भी थोड़ा सा उन्होंने टोन डाउन करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या वजह है कि आज फिर उन्हें ये सब दोहराना पड़ रहा है। मकसद वही है कि अपने बारे में, अपने कामकाज के बारे में एक आश्वस्त करना चाहते हैं। वो अपनी पार्टी को, अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से तृणमूल कांग्रेस का कोई खेल खराब हो और फिर तोहमत जाहिर है कि उनके सिर पर आएगी। तो धीरे धीरे वो ये कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर और बाहर इस तरह की प्रचार तंत्र के जरिए ये बात स्थापित करने की कि तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, और जाहिर है कि वो ममता बनर्जी को भी आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि उनके अंदर एक असुरक्षा बोध पैदा ना हो बहुत सारे नेताओं के छोड़ने की वजह से। अभी टिकट बटेंगे, टिकट कटेंगे, तब भी हो सकता है कि बहुत सारे टीएमसी के नेता छोड़ें और बीजेपी का दामन थाम लें। तो इस एक्सोडस को रोकने के लिए, एक असंतोष को रोकने के लिए और उस स्थिति में पार्टी कैसे संभाली जाएगी, ये हौसला देने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहा है। वो हालांकि वो इसलिए भी अच्छा रहा है कि हमेशा वो जीतने वाले घोड़े पर सवार रहे हैं, जिसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा रही हैं। वो उसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करते रहे हैं और जाहिर है जब वो जीतता है तो उसका श्रेय उनको मिल जाता है, चाहे दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल हो या मोदी का पहला इलेक्शन हो जिसमें वो उन्होंने चाय पर चर्चा जैसे प्रोग्राम करवाए थे, या नीतीश कुमार का चुनाव अभियान हो जिसमें पहले वो जीते थे। तो ये उनकी सफलताएं रही। हालांकि जब कांग्रेस को यूपी में मदद करने गए थे तो वो नाकाम भी रहे थे, क्योंकि कांग्रेस एक कमजोर घोड़ा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में और वो उनको ज्यादा सफलता नहीं दिलवा पाए थे। तो प्रशांत किशोर की जो छवि है वो किस तरह से काम करते हैं, ये उसके कुछ बहुत ही बारीक एक कारपोरेट मैनेजमेंट का उनका तरीका है, जिसमें वो पार्टी के नेताओं और उन सबसे प्रभावित हुए बगैर
जो ग्राउंड लेवल पर है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर उसका डाटा एनालिसिस करके और फिर अपनी राय देते हैं, अपनी रणनीति समझाते हैं जो भी पार्टी का नेता होता है या नेतृत्व होता है उसको, और उसके आधार पर फिर आगे चुनाव लड़ा जाता है। तो अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसमें प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो टीएमसी की रणनीति को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह के टीएमसी के चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, मोटे तौर पर 5-6 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये कि ममता बनर्जी को उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा हुआ है कि आप बीजेपी के हिंदुत्व के ट्रैप में मत आइए, उसके जाल में मत फंसिए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल नहीं फंसे थे दिल्ली के इलेक्शन में, लाख कोशिशें की बीजेपी ने, अमित मिश्रा, कपिल मिश्रा, अमित शर्मा, माफ कीजिए, अमित शाह, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटैक किए हिंदुत्व की आड़ लेकर, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी हिंदू विरोधी छवि नहीं बनने दी उन्होंने, और उन्हें उसका फायदा मिला। तो यहाँ भी चूंकि बीजेपी पूरी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेल रही, हिंदू मुसलमान कर रही है, और उसमें ममता बनर्जी को उस ट्रैप में आने से बचाना एक काम है। तो एक रणनीति का उनका ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है बीजेपी की, उसको काटने के लिए एक जातीय गणित का काम वो कर रहे हैं कि कैसे जो जातियों का बंटवारा है उसको उभार कर अपने साथ लाया जाए, ताकि हिंदुत्व के नाम पर जो कंसोलिडेशन बीजेपी करना चाहती है वो न कर सके। तीसरी बात उसने ये की है कि जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं, जो बिहार और इधर झारखंड से लगे इलाके हैं, उनमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों का ये बड़ा वोट बैंक है, उस पर बीजेपी ने सेंध लगाई है। और पिछले जो लोकसभा के चुनाव में उसे 18 सीटें मिली थी, ज्यादातर इन्हीं इलाकों से सीटें मिली थी। तो उनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने से जोड़ा जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। ममता बनर्जी को सीधे उन कंस्टिट्यूंसी से बातचीत कराने को लेकर उनकी सभाएं कराने तक बहुत सारे काम उस दिशा में किए गए हैं। तीसरी बात यह है कि बंगाली अस्मिता को थोड़ा और उभारा जाए, क्योंकि बीजेपी की जो इमेज है वो हिंदू और हिंदुत्व और हिंदी भाषी वाली इमेज है, और इसको एक बहिरागत का नाम देकर कि ये बाहर के लोग हैं, दिल्ली से शासन करेंगे, और यहाँ बंगाल की बेटी है जो बंगाल से राज चलाएगी, वो कोई उन पर दूसरा शासन करने नहीं आ रहा है। तो इस तरह की एक बांग्ला अस्मिता, बांग्ला उपराष्ट्रवाद वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बांग्ला संस्कृति है, बंगाल के जो महान विभूतियां हैं उनको जोड़कर एक धारणा बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक ऐसा लग रहा है ये फैक्टर भी काम करने जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी का जो मीडिया अभियान है, जो कि बम्बार्ड करता है चारों तरफ से और एक तरह से माहौल बना देता है कि बीजेपी आ रही है, आ रही है, आ रही है, जीत रही है, उसकी काट के लिए भी उन्होंने बड़े पैमाने पर मीडिया का एक अभियान चला रहे हैं वो, और बड़े पैमाने पर छोटी छोटी फिल्में बनाकर गांव-गांव तक उसको फैलाया जा रहा है। तो बीजेपी के जो मीडिया अभियान है उसको, और उसमें फेक न्यूज भी है, पेड न्यूज भी है, उस सब की काट के लिए वो काम कर रहे हैं। बागडोर संभालने के बाद जो प्रशांत किशोर ने कई बड़े काम किए, उनमें कोशिश ये की गई है कि वो जमीन स्तर से जानकारियां इकट्ठी करें, उनको एनालाइज करें कि किस नेता में कितना दम है इस चुनाव को जितवाने में, और वहां की उस कंस्टिट्यूंसी के जो जातीय गणित हैं और जो धार्मिक गणित हैं, सांप्रदायिक गणित हैं, वो क्या हैं, उनके आधार पर एक एनालिसिस करना, यानी मौजूदा विधायक के जीतने की कितनी संभावनाएं हैं या कैंडिडेट बदलना है, इस बारे में भी उन्होंने ये काम किया है। तो ये मोटे तौर पर ये जो उनका खेल है वो ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी जिन वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है उसको तोड़ा जाए, उसको ध्वस्त किया जाए, और पूरे बंगाल के इलेक्शन को हिंदू बना मुस्लिम ना बनने दिया जाए, बल्कि अगर ये बने भी तो इसको तब्दील कर दिया जाए कि ये बांग्ला अस्मिता बनाम बहिरागत का बन जाए। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब बाहर के लोग हैं और दीदी बंगाल की हैं, वो नेतृत्व करेंगी, वो बंगाल चलाएंगी। तो और तीसरा जो वोट बैंक मैंने आपसे कहा
कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों का जो बड़ा चंक है, जहां से अच्छी खासी सीटें आती हैं, उन पर कैसे उसमें सेंधमारी की जाए। तो अगर वहां पर टीएमसी घुस पाती है तो नुकसान उसका कम होगा। और चूंकि नॉर्थ बंगाल में या साउथ बंगाल में टीएमसी की स्थिति ठीक ठाक है, तो वहां उसको वो संभाल सकती है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है प्रशांत किशोर की। ये स्ट्रेटजी कितना काम कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। उनकी एक अपनी कारपोरेट शैली है, वह जैसी बड़ी कंपनियां काम करती हैं उस अंदाज में करती हैं। वो जो बंगाल का राजनीतिक कल्चर है उससे कितना तालमेल बैठ पाता है, कितना उसका फायदा दे पाते हैं, ये देखने की बात होगी। और ये भी देखने की बात होगी कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक रुझान और राजनीतिक प्रतिबद्धता बहुत ही ढीली ढाली रही है। वो बहुत विश्वसनीय नहीं बने हैं, हर पार्टी का चक्कर लगा चुके हैं। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों, आप और अभी दक्षिण की पार्टियों को भी वो राय मशवरा दे रहे हैं। तो जब इतनी सारी पार्टियों के साथ वो इस तरह से काम कर रहे हैं तो उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता किसी के साथ नहीं है। हालांकि किसी कंपनी के लिए जो इस तरह के काम करती है जरूरी नहीं है, और लेकिन ये इस संदेह भी पैदा करती है कि कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में घुसकर तृणमूल कांग्रेस को तबाह कर दें और बीजेपी उसका फायदा उठा ले जाए। कहना मुश्किल है। अगर वो प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं, एक कारपोरेट प्रोफेशनल जिसे किसी पार्टी से मतलब नहीं, एक एजेंडा है जिसके साथ उनका अनुबंध हुआ है, उसकी जीत का उन्होंने बीड़ा लिया है, उसकी फी ली है और उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। अगर वो है तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को फायदा हो, और अगर कहीं दूसरे एजेंडे के साथ प्रशांत किशोर गए हैं तो ऊपर वाला जानता है कि तृणमूल कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है। अलबत्ता ये जरूर है कि प्रशांत किशोर अभी बहुत ही आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जितनी सीटें बीजेपी को दी हैं, बीजेपी उससे भी खुश होगी। अगर वो 100 के आसपास सीटें लाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इतनी कम सीटों से छलांग लगाकर मुख्य विपक्षी दल बनना और सीधे तृणमूल कांग्रेस के बाजू में जाकर खड़े हो जाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अगले चुनाव में उसको इसका, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो, उन दोनों में उसको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये एक बड़ा चुनाव है, बंगाल की लड़ाई महत्वपूर्ण लड़ाई है, और ये बीजेपी के लिए उसकी विचारधारा को फैलाने के लिहाज से, उसके राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो जो भी उपलब्धि इसमें बीजेपी को होगी वो उसके लिए लाभप्रद ही होगी। लेकिन अगर वो किसी तरह से 50 के अंदर रुक गई तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि टीएमसी की रणनीति कामयाब रही है, प्रशांत किशोर की रणनीति कामयाब रही है, और बीजेपी जो हिंदुत्व का कार्ड चलना चाहती है, उसके बल पर राजनीति करना चाहती है, वो बंगाल में नहीं चल पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।